तो गोल्डन एज कहलाता था और अभी भी कहलाता है एविएशन सर्कल में। डेवलपमेंट, एक्सपेंशन, ग्रोथ, ये कीवर्ड्स थे। 1960 में पीआईए ने एशिया की पहली जेट सर्विस लॉन्च की। फ्लीट मैनेजमेंट भी इशू बन गया। एयरक्राफ्ट जो उड़ सकते थे वो ग्राउंड पर पड़े रहे थे। मेंटेनेंस नेग्लेक्ट हो रही थी। इसलिए देखें तो मिक्स्ड रिजल्ट। बैंकिंग सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन सक्सेसफुल रही पाकिस्तान में, लेकिन एविएशन बहुत कॉम्प्लेक्स है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी फैक्टर है। पॉलिसीज चेंज होती रहती हैं। सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं जो इंटरनेशनल पैसेंजर्स को हेजिटेंट। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक वक्त ऐसा था जब एमिरेट्स एयरलाइन को फ्लाइंग टिकट्स पीआईए से मिलती थी, जब जैकी कैनेडी अमेरिका की फर्स्ट लेडी ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद कहा था, जब पीआईए दुनिया की 5th लार्जेस्ट प्रॉफिट मेकिंग एयरलाइन थी, और आज वही एयरलाइन सिर्फ $482 मिलियन में बेच दी गई। ये कहानी है एक एयरलाइन की जो कभी नेशनल प्राइड थी और आज एक फाइनेंशियल बर्डन बन चुकी है। तो सवाल ये है कि ये सब कैसे हुआ? गोल्डन एरा से सेल तक का सफ़र इतना पेनफुल कैसे बन गया? बात शुरू करते हैं 1946, जब पाकिस्तान बना भी नहीं था। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को पता था कि अगर पाकिस्तान बनेगा तो ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान 1100 माइल्स का फासला है। शिप से ट्रैवल करना इम्प्रैक्टिकल था और इम्पॉसिबल था। इसलिए उन्होंने मिर्ज़ा अहमद इस्माहानी को कहा कि एयरलाइन बनाए। तो इसी तरह 23 अक्टूबर 1946 को ओरिएंट एयरवेज की फाउंडेशन रखी गई कलकत्ता में। डॉगलस DC-3 एयरक्राफ्ट के साथ सर्विसेज शुरू हुई। पाकिस्तान बनने के बाद 1947 में ओरिएंट एयरवेज ने अपना बेस पाकिस्तान शिफ्ट कर दिया। फिर 1955 में बड़ी डेवलपमेंट हुई। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि स्टेट ऑन एयरलाइन होनी चाहिए। ओरिएंट एयरवेज को मर्ज कर दिया गया पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के साथ। ये ऑफिशियली 11 मार्च 1955 को हुआ और उस साल ही पीआईए ने अपनी पहली इंटरनेशनल फ्लाइट उड़ाई कराची से लंदन तक, वया कायरो एंड रोम। ये बहुत बड़ी बात थी। लोग स्केप्टिकल थे कि डेवलपिंग कंट्री को इंटरनेशनल रूट की क्या ज़रूरत है, लेकिन पीआईए की विजन क्लियर थी। एक्सपैट्रिएट पर पाकिस्तानीज़ को कनेक्ट करना और फॉरेन एक्सचेंज अर्न करना। रियल ट्रांसफॉर्मेशन आई 1959 में, जब एयर कमोडोर नूर खान को मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया। ये दौर जो 1960 था वो पीआईए का गोल्डन एज कहलाता था और अभी भी कहलाता है एविएशन सर्कल में। डेवलपमेंट, एक्सपेंशन, ग्रोथ, ये कीवर्ड्स थे। 1960 में पीआईए ने एशिया की पहली जेट सर्विस लॉन्च की बोइंग 707 के साथ लंदन कराची रूट पर। ये एक गेम चेंजर था। 1962 में और भी कमाल हुआ। पीआईए ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया फास्टेस्ट फ्लाइट का लंदन से कराची तक, सिर्फ 6 घंटे 43 मिनट और 51 सेकंड, और ये रिकॉर्ड आज तक अनब्रोकन है। इमेजिन करें आज भी कोई एयरलाइन ये रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाई। 1964 में पीआईए ने हिस्ट्री क्रिएट की जब वो पहली नॉन कम्युनिस्ट कंट्री की एयरलाइन बनी जो चाइना में फ्लाई करने लगी। शंघाई और कैंटन तक सर्विसेज दी। उस ज़माने में पीआईए का रेपुटेशन इतना अच्छा था कि दूसरे कंट्रीज़ के एयरलाइंस पीआईए से हेल्प मांगते थे। एयर चाइना, एयर माल्टा, एमिरेट्स, सब ने पीआईए से टेक्निकल असिस्टेंस की। टिम क्लार्क जो आज एमिरेट्स के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी पीआईए में काम किया था पहले। पेरी कार्डन जैसे फेमस फ्रेंच डिज़ाइनर पीआईए के एयर होस्टेस के लिए यूनिफॉर्म डिज़ाइन किया। पीआईए होटल्स बना रहा था पाकिस्तान में टूरिज्म प्रमोट करने के लिए। 1967 में एयर मार्शल असगर खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस किया कि पीआईए दुनिया की 5th लार्जेस्ट प्रॉफिट मेकिंग एयरलाइन बन गई है। 1 मिलियन पैसेंजर साल में। नेटवर्क कॉन्स्टेंटली एक्सपेंड हो रहा था। पेरिस, इस्तांबुल, कुवैत, टोक्यो, मनीला, बोइंग 747 आए फ्लीट में। DC-10S इंडक्टेड हुए। बाय 1976-77 पीआईए 2.2 मिलियन पैसेंजर्स कैरी कर रही थी। ये ग्रोथ फिनोमिनल थी। लेकिन फिर क्या हुआ? डिक्लाइन कहाँ से शुरू हुई? ये समझना ज़रूरी है क्योंकि ये ओवरनाइट नहीं हुआ। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस था स्पैनिंग डिकेड्स। पहला मेजर सेटबैक आया 1971 में जब ईस्ट पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बना।
पीआईए ने अपनी सिग्निफिकेंट एसेट्स खो दी, एयरक्राफ्ट, रूट्स, मार्केट शेयर, सब कुछ ईस्ट पाकिस्तान में चला गया। रिकवरी ज़रूरी थी लेकिन चैलेंजेस थे। 1970s और 80s के एंड तक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने भी रोल प्ले किया। गवर्नमेंट्स चेंज होती रही, पॉलिसीज कंसिस्टेंट नहीं रही, और सबसे बड़ी बात, जब नूर खान और असगर खान जैसे विजनरी लीडर्स चले गए, उनकी जगह ऐसे लोग आए जिनके पास वो सेम कमिटमेंट नहीं थी। गवर्नमेंट रिपोर्ट्स भी कहती हैं कि इन एयर मार्शल्स के जाने के बाद पीआईए का डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी शुरू हो, करप्शन घुसना शुरू हो गई। 1973 में DC-10S की परचेज में ब्राइबरी स्कैंडल हुआ, मैनेजमेंट इशूज बढ़े, यूनियन पावर इतनी बढ़ गई कि इनडायरेक्टली वो एयरलाइन को कंट्रोल करने लगे, मेरिट बेस्ड हायरिंग कम हो गई, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स ज़्यादा होने लगी, एफिशिएंसी गिर गई, कॉस्ट बढ़ गई, फ्लीट मैनेजमेंट भी इशू बन गया। एयरक्राफ्ट जो उड़ सकते थे वो ग्राउंड पर पड़े रहे थे, मेंटेनेंस नेग्लेक्ट हो रही थी, स्पेयर पार्ट्स की शॉर्टेज थी, न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने में देर हो रही थी, और कंपटीशन बढ़ रहा था रीजन में ओवरऑल। एमिरेट्स, कतर एयरवेज, इत्तेहाद सब मॉडर्न एयरलाइंस थी जो एग्रेसिव एक्सपेंशन कर रही है और कर रही थी। ये पीछे रह गया, फाइनेंशियल लॉसेस शुरू हो गए और फिर वो परमानेंट हो गए। गवर्नमेंट को बेल आउट पर बेल आउट देना पड़ रहा। 1990 और 2000 में ये सिचुएशन और ख़राब हुई, 20 बिलियन का बेल आउट और फिर बेल आउट। बाय 2015-2024 पीआईए ने $1.7 बिलियन से ज़्यादा का लॉस कम्युलेट कर लिया। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ $2.3 बिलियन से ज़्यादा थी। फ्लीट साइज़ भी ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया, कभी 50 एयरक्राफ्ट थे, अब सिर्फ 18 ऑपरेशनल थे आउट ऑफ 33 टोटल। रूट्स भी कट हुए, इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस जो कभी 40 थे वो कम होते गए। डोमेस्टिक मार्केट शेयर जो कभी 60% से ज़्यादा था वो गिर कर 30% पर आ गया, क्योंकि प्राइवेट एयरलाइंस लाइक एयर ब्लू और सीन एयर आ चुकी। और फिर आई 2020 की ट्रेजेडी, जो पीआईए के लिए फाइनल नेम की कॉफिन बन गई। 22 मई 2020 को फ्लाइट 8303 एक एयरबस A320 क्रैश हो गई कराची में लैंडिंग अप्रोच के दौरान। 97 लोग मारे। प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन ने बताया कि पायलट एरर था, लैंडिंग गियर नीचे नहीं था, बैली लैंडिंग हुई, इंजन्स डैमेज हो चुके थे, और फिर गो अराउंड अटेम्प्ट फेल हो गया। लेकिन असली शौक तब आया जब इन्वेस्टिगेशन ने एक्सपोज किया पाकिस्तान के एविएशन विस्टम्स वक्त के गुलाम सरवर खान ने पार्लियामेंट में एक्सप्लोजिव रेवोल्यूशन किया। 262 पायलट्स यानी 30% से ज़्यादा पाकिस्तानी पायलट्स के पास फेक लाइसेंसेस थे। उन्होंने एग्ज़ाम्स खुद नहीं दिए थे, किसी और को पैसे देकर एग्ज़ाम दिलवाए थे, और इनमें से 141 पीआईए के पायलट्स थे। ये शॉकिंग था, इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट थी, इंटरनेशनल रिएक्शन स्विफ्ट और सवेयर था। यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने इमीडिएटली पीआईए को बैन कर दिया यूरोपियन यूनियन एयर स्पेस से। यूके ने बैन किया। यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान को कैटेगरी 2 रेटिंग में डाल दिया, मतलब कोई नई सर्विसेज स्टार्ट नहीं हो सकती थी अमेरिका में। दूसरे कंट्रीज़ ने भी पाकिस्तानी पायलट्स को ग्राउंड कर दिया, वियतनाम, मलेशिया, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़। पीआईए प्रैक्टिकली ग्राउंडेड हो गया इंटरनेशनली। ये बैन सिर्फ ऑपरेशनल नहीं था, ये रेपुटेशनल सुसाइड था। दुनिया भर में न्यूज़ चली कि पीआईए अनसेफ है, उनके पायलट्स फेक हैं। ट्रैवल एजेंसीज ने पीआईए रिकमेंड करना बंद कर दिया, पैसेंजर्स ने अवॉइड करना शुरू कर दिया, जो थोड़ी बहुत इंटरनेशनल रेवेन्यू आ रही थी वो भी ख़त्म हो। यूरोपियन यूनियन बैन नवंबर 2024 तक रहा, यानी करीब 4.5 साल। गवर्नमेंट के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा था। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने रिपीटेडली प्रेशर डाला प्राइवेटाइजेशन का। पाकिस्तान को $7 बिलियन का IMF बेल आउट मिला था, और उसकी एक की कंडीशन थी कि लॉस मेकिंग स्टेट इंटरप्राइजेस को प्राइवेट करो। पीआईए ऑब्वियसली सबसे बड़ा बर्डन था, हर साल बिलियंस का लॉस, नो एंड इन साइट। 2024 में पहली प्राइवेटाइजेशन अटेम्प्ट हुई लेकिन फेल हो गई। सिर्फ एक बिड आई $36 मिलियन की, एक रियल एस्टेट फर्म से। गवर्नमेंट का मिनिमम वैल्यूएशन थी अराउंड $300 मिलियन, तो ऑब्वियसली रिजेक्ट कर दिया। ये बहुत एम्बैरेसिंग, दुनिया की कभी 5th लार्जेस्ट प्रॉफिट मेकिंग एयरलाइन को कोई खरीदना ही नहीं चाहता था। 36 बिलियन से ज़्यादा।
गवर्नमेंट ने फिर स्ट्रेटजी चेंज की। उन्होंने पीआईए को दो एंटिटीज़ में डिवाइड कर दिया। एक होल्डिंग कंपनी जिसमें सारी लेगेसी लायबिलिटीज़ थी अराउंड 650 बिलियन रुपीज़ यानी 2.3 बिलियन डॉलर्स। दूसरी ऑपरेटिंग एयरलाइन जिसमें एयरक्राफ्ट, रूट्स, डेली बिजनेस थी। यह स्मार्ट मूव था क्योंकि अगर पुरानी डेट भी साथ होती तो कोई इन्वेस्टर नहीं आता। डेट ओवरहैंग प्रॉब्लम सॉल्व करना ज़रूरी था। 2024 में पीआईए ने टेक्निकली पहली दफ़ा प्रॉफिट दिखाई 20 सालों में, लेकिन ये थोड़ी मैनिपुलेटिव काउंटिंग थी क्योंकि मेजर डेट्स अलग एंटिटी में शिफ्ट कर दी थी। स्टिल ये एक पॉजिटिव सिग्नल था पोटेंशियल बायर्स के लिए कि ऑपरेटिंग एयरलाइंस वायबल है अगर प्रॉपरली मैनेज्ड हो। और फिर आई दिसंबर 23 2025, लाइव टेलीविजन ऑक्शन हुआ इस्लामाबाद के एक 5 स्टार होटल। 3 बिडर्स थे। एयर व्यू ने बिड लगाई 26.5 बिलियन रुपीस की यानी अराउंड 95 मिलियन डॉलर्स। लकी सीमेंट ग्रुप ने बिड लगाई 101.5 बिलियन रुपीस इनिशियली, और आरिफ हबीब ग्रुप लेट कंसोर्टियम ने हाईएस्ट बिड लगाई 135 बिलियन रुपीस यानी 482 मिलियन डॉलर्स। आरिफ हबीब कंसोर्टियम में काफ़ी डाइवर्स प्लेस थे। आरिफ हबीब लिमिटेड जो कि स्टॉक ब्रोकरेज फर्म है, एकेडी ग्रुप होल्डिंग्स, फातिमा फर्टिलाइज़र जो फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरर है, सिटी स्कूल जो प्राइवेट एजुकेशन नेटवर्क है, लेक सिटी होल्डिंग्स जो रियल एस्टेट में है। बाद में फोची फर्टिलाइज़र कंपनी भी ज्वाइन कर गई जो मिलिट्री ऑन है। किसी को भी एविएशन एक्सपीरियंस नहीं था लेकिन फाइनेंस और बिजनेस मैनेजमेंट एक्सपर्टीज थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 135 बिलियन रुपीस में से सिर्फ 7.5% यानी अराउंड 10 बिलियन रुपीस गवर्नमेंट को कैश मिलेगा। बाकी 92% यानी अराउंड 125 बिलियन रुपीस पीआईए में ही री इन्वेस्ट होगा एज इक्विटी। ये फ्लीट एक्सपेंशन के लिए है, ऑपरेशंस इंप्रूव करने के। प्लान ये है कि करंटली 18 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट हैं, 4 साल में 38 से 40 तक पहुँचाना है इनको। गवर्नमेंट 25% स्टेक रिटेन करेगी, 75% प्राइवेट कंसोर्टियम के पास रहेगा। मैनेजमेंट कंट्रोल कंप्लीटली प्राइवेट हैंड्स में आएगा। एम्प्लॉयज़ को गारंटी दी गई कि 1 साल तक कोई ले ऑफ्स नहीं होंगे, सैलरी और बेनिफिट सेम हो। ये का नाम चेंज नहीं होगा, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ही रहेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये प्राइवेटाइजेशन काम करेगी? हिस्ट्री देखें तो मिक्स्ड रिजल्ट। बैंकिंग सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन सक्सेसफुल रही पाकिस्तान में, लेकिन एविएशन बहुत कम्प्लेक्स इंडस्ट्री है। पीआईए के पास स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं जो सिर्फ ऑनरशिप चेंज से सॉल्व नहीं हुए। यूरोपियन यूनियन बैन अभी रिसेंटली ही लिफ्ट हुई है, ट्रस्ट रीबिल्ड करना होगा। फ्लीट पुरानी है, रिप्लेसमेंट कॉस्टली होगा, कंपटीशन ब्रूटल है। एमिरेट्स, कतर, टर्किश एयरलाइंस ये सब इस्टेब्लिश्ड हैं। क्रिटिक्स का कहना है कि ये गवर्नमेंट ने पीआईए को प्रैक्टिकली गिफ्ट कर दिया है 482 मिलियन डॉलर्स में। एक एयरलाइन जिसकी लैंडिंग राइट्स हैं, इंटरनेशनली ब्रांड नेम है, डिस्पाइट ऑल इश्यूज, फिजिकल एसेट्स हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वैल्यूएशन बहुत कम है, गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए था। और दूसरी तरफ सपोर्टर्स आर्ग्यू करते हैं कि रियलिस्टिक अप्रोच थी। अगर लेगेसी डेट भी साथ होती तो कोई खरीदता ही नहीं, और जो भी पैसा आ रहा है वो एयरलाइन में इन्वेस्ट होगा, तो बेनिफिट अल्टीमेटली पीआईए को ही होगा। प्लस गवर्नमेंट को हर साल बिलियंस का बेल आउट देना बंद हो जाएगा। ये भी एक सेविंग है लॉन्ग टर्म। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखें तो ये एक कैलकुलेटेड रिस्क है। न्यू कंसोर्टियम को एविएशन एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन बिजनेस एक्यूमेंट है। अगर वो प्रोफेशनल मैनेजमेंट हायर करे, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स बनाए, मे बी विद एस्टेब्लिश्ड इंटरनेशनल एयरलाइंस, मॉडर्न फ्लीट लेकर आए, सर्विसेज क्वालिटी इंप्रूव करें, तो चांस है कि रिकवरी हो जाए। दुबई और तुर्की की एयरलाइंस भी कभी छोटी थी, आज वो जेंट्स हैं। पोटेंशियल तो है लेकिन चैलेंजेस ओवरवेलमिंग है। रीजनल कंपटीशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि मार्केट शेयर लेना डिफ़िकल्ट होगा। पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी फैक्टर है। पॉलिसीज चेंज होती रहती हैं,
सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं जो इंटरनेशनल पैसेंजर्स को हेजिटेंट बना सकते हैं। प्लस जो 600 बिलियन रुपीस की लेगेसी डेट गवर्नमेंट के पास रह गई है वो अल्टीमेटली टैक्स पेयर्स को ही कवर करनी पड़े। रियल लेसन ये है कि हाउ नॉट टू रन अ नेशनल एसेट। पीआईए का डिक्लाइन एक केस स्टडी है मिसमैनेजमेंट, करप्शन, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और लैक ऑफ विजन का। जब मेरिट इग्नोर होता है, जब शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन्स को लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पर प्रायोरिटाइज किया जाता है तो ये रिजल्ट होगा। एक एयरलाइन जो कभी प्राइड थी वो बटन बन जाती है। बांग्लादेश की एग्जांपल देख लें, बायमन बांग्लादेश एयरलाइंस भी सिमिलर इश्यूज फेस कर रहा है। श्रीलंकन एयरलाइंस भी स्ट्रगलिंग हुई है। ये साउथ एशियन रीजन की कॉमन प्रॉब्लम्स हैं कि गवर्नमेंट रन एयरलाइंस एफिशिएंटली ऑपरेट नहीं होती। पॉलिटिक्स, यूनियंस, करप्शन ये सब कलेक्टिवली डिस्ट्रॉय कर देती है। फ्यूचर अनसर्टेन है पीआईए का। अगर न्यू मैनेजमेंट सही डिसीजन ले, ट्रांसपेरेंसी रखे, मेरिट बेस्ड सिस्टम इम्प्लांट करे, कस्टमर सर्विस पर फोकस करे, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करे तो शायद 5 से 10 सालों में टर्न अराउंड हो सके। लेकिन अगर पुराना कल्चर कंटिन्यू रहा, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रही, करप्शन रही तो ये प्राइवेटाइजेशन भी फेल हो जाए। पाकिस्तानी अवाम के लिए ये इमोशनल इशू है। ये उनका अपना था, नेशनल कैरियर था। बहुत से लोगों के लिए ये नॉस्टैल्जिया है। उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स ने पीआईए से ट्रैवल किया होगा जब वो गोल्ड स्टैंडर्ड थी। आज देखना पेंसिल है कि ये हालात हो गए हैं पीआईए। लेकिन सेंटिमेंट्स से एयरलाइंस नहीं चल रही, बिजनेस फंडामेंटल्स सही होते हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि इंस्टीट्यूशंस को मेंटेन करना कितना ज़रूरी है। एक जनरेशन बहुत मेहनत से कुछ बनाती है और अगली जनरेशन अगर नेग्लेक्ट करे तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। पीआईए सिर्फ एक एयरलाइन की कहानी नहीं है, ये पाकिस्तान के कई इंस्टीट्यूशंस की कहानी है। पाकिस्तान स्टील मिल, पाकिस्तान रेलवेज, वापडा, सब जगह सिमिलर पैटर्न है। पीआईए का सेल एक एंड है, बिगनिंग है एक नए चैप्टर की, जहां प्राइवेट सेक्टर को मौका मिल रहा है कि वो साबित करें कि वो बेहतर कर सकती है। वक्त ही बताएगा कि क्या पीआईए दोबारा अपनी लॉस्ट ग्लोरी रिकवर कर सकती है या फिर ये एक विशिंग थिंकिंग है। आखिर में ये रियलाइजेशन होनी चाहिए कि नेशनल प्राइड सिर्फ नाम से नहीं आती, परफॉर्मेंस से आती है। पीआईए को फिर से ग्रेट रिपोर्ट ऑफ लाइफ विद बनाना होगा, एक्शन से, स्लोगन से नहीं। और अगर ये हो पाया तो शायद एक दिन हम फिर से ये कहेंगे कि हाँ, पीआईए हमारा है और हम इस पर फख्र करते हैं। लेकिन वो दिन आने में अभी बहुत वक्त है, बहुत मेहनत तो चाहिए और सबसे ज़रूरी पॉलिटिकल विल चाहिए कि एयरलाइंस को एयरलाइन की तरह चलना चाहिए। एयरलाइन को एयरलाइन की तरह चलने दें, पॉलिटिकल प्लेग्राउंड की तरह नहीं। अल्लाह हाफिज़।